हेलो एवरीवन, यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एग्जाम के ऑल इंडिया मिनी मॉक टेस्ट के एनालिसिस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम आपके सामने ऑल इंडिया मिनी मॉक टेस्ट को लाइव सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो देख पाएंगे कि भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना था, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया था वो भी चेक कर पाएंगे कि भाई आपको किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन हमने पूछे, क्या उनका आंसर था और कैसे आप लोगों को इनसे लर्निंग लेनी चाहिए। तो आप सभी को आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। एंड दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे तो उनको ऐसा लगा होगा कि यार शायद हमारी क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं है फॉर दोज कंपोनेंट जो कि इस एग्जाम में स्पेशली आते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, देन कंप्यूटर अवेयरनेस। तो अगर आप लोगों ने उन कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है तो एडुटैप ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट यानी कि एक ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक में 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट्स। यहाँ पर आप हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विजेस देखेंगे। एंड दोस्तों, सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ क्विजेस नहीं है, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये ई बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, 270 रुपीज की है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड एज पर द लेटेस्ट पैटर्न है। तो प्लीज अगर आपको अपनी कॉपी सिक्योर करनी है तो इसमें डिले मत करिए, आप इसको देख लीजिए एक बार। अब दोस्तों बात करते हैं भाई किस तरीके से हम इस पूरे सेशन की डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे हम इस सेशन को प्लान कर रहे हैं। कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो अपने अपने कंपोनेंट के जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देंगी, और फिर आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट में आपके कितने नंबर आने चाहिए थे, मतलब कितनी एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ थी जो आपको बीट करनी थी इस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है उनको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि भाई ये फुल लेंथ जो है टेस्ट नहीं है, एक मिनी मॉक टेस्ट है जहां पर 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आप लोगों ने सॉल्व करने थे। और यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का क्वेश्चन हमने जो इंक्लूड किया था, बट उनकी वेटेज काफी कम थी। जैसे इंग्लिश के अगर एक्चुअल एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे। अगर क्वांट के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमने जो हर कंपोनेंट को इंक्लूड जरूर किया, लेकिन मिनी फॉर्म में इंक्लूड किया, कंप्लीट फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया। तो 60 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, 60 मिनट का टाइम था आप लोगों के पास। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पेपर में जो है परफॉर्म करना था। अगर किसी बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया है तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर आप लोग बस इन जब क्वेश्चन को आपको टीचर दिखाएंगे तो आपको उनको सॉल्व करना है लाइव, ताकि आप अपना आंसर चेक कर पाएंगे भाई क्या आपका आंसर वही है जो टीचर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस सेशन को अटेंड करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, मैं इनवाइट करूंगा हमारी पहली फैकल्टी को जो है विष्णु सर, जो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना था। थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबने ये मॉक टेस्ट अटेंड किया होगा, और जिन भी लोगों ने नहीं किया तो यकीन मानिए अपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। क्योंकि जब भी हम मैदान में उतरते हैं ना, तो उससे पहले अपनी तैयारी को परखना बहुत जरूरी होता है। और ये बीच में अभी 30 नवंबर को पेपर है, लगभग 2 महीने का टाइम है। और ये टेस्ट आपको एक सीख देता कि यार इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में यहाँ पे ये वाला हिस्सा वीक है, तो उसे इंप्रूव कर पाते, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंड मोमेंट पे जाके सिर्फ टेस्ट लगाते हैं, मतलब लास्ट के 10 दिन 15 दिन बचे हैं, और वहां से फिर क्या करेंगे, टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वहां जाकर के टेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं देने चाहिए, बट इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं होगा ना। तो बीच बीच में ऐसे जो टेस्ट है छोटे वाले दे लिया करो, सो दैट आप ये जांच पाए कि यार यहाँ कमी है और उसको टाइमली ठीक कर ले, ठीक है। चलो, तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये हमारा ऑल इंडिया मिनी मॉक टेस्ट था, और कल आप इसे दे पाते, फ्री ऑफ कॉस्ट था, और इसकी टाइमिंग हमने 9:30 से 10:30 PM रखी थी। और प्रॉपर हमने एक अच्छे लेवल पे टेस्ट बनाया था यार, टीम ने काफी मेहनत की है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपने दिया होगा, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, देख लो। अभी ये सबसे पहला इंग्लिश के क्वेश्चन है, और ये इंग्लिश पे बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंशन है। हमने कोशिश की है कि एपीएफसी और ईओ, क्योंकि पहले दोनों अलग अलग एग्जाम हो रहे थे, तो दोनों का फ्लेवर इसमें डाला जाए, क्योंकि इस बार एक सिंगल एग्जाम है। तो क्या पैटर्न रह सकता है वो भी आप यहां से अच्छे से जान सकते हो। तो सबसे पहले ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन था। तो कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड तभी होगी जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, है ना। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको समझ पाते, आपको हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, एडिटोरियल्स पढ़ने की, और आपका बैकग्राउंड थोड़ा यूपीएससी वाला रहा है, तो वैसे भी यूपीएससी के बच्चे की चेतना थोड़ी वैसे वाली होती है, जो खासकर जो करंट इश्यूज हैं उन पे पकड़ होती है उसकी। तो इसी तरह का ये पैसेज था जिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था दैट इज कि which among the following is the significance of the acceptance of the membership of our country into the Wassenaar Agreement। ठीक है, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते तो यहीं पे छिपा हुआ था इन सभी का आंसर।
ठीक है, प्रॉपरली बताया गया है कि इंडियाज एडमिटेंस इनटू द वेस्टर्न arrangement a multilateral export control regime as its 42nd पार्टी। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं ये पैसेज वाले सीधे आंसर्स पे ही आऊंगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री that is committed towards responsible development and use of nuke energy in the world। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इस पे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, अभी भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्नर ग्रुप, तो उसके बारे में ये तीन स्टेटमेंट थी और ये इसी में पैसेज का ही पार्ट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे पूछ रखा था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कौन सी सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 2 and 3। तो बी आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम जाएं, मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेसन दैट शुड बी लर्न फ्रॉम द डिप्लोमेसी सराउंडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंडिया इनटू द वेस्टर्न एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर है दैट इज बी, द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द वे इन विच पार्टनरशिप कैन बी फोर्ड rather than shouting too much on the public forum। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप लिंक भी कर सकते हो, अभी यूएन की जो वो चल रही थी, ठीक है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज को अपना पार्ट रखने का मौका मिला, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अजम्पशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ द यूएसए टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द यूएस गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड अबाउट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज सपोर्टिंग इंडियाज कॉज। अब कुछ बच्चों को ये शायद बिल्कुल समझ ना आए, क्योंकि आपने अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए था, बट जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था तो उनको पता चल पा रहा होगा यहाँ। ठीक है, बाकी क्वांट वगैरह के क्वेश्चन तो हम प्रॉपरली सोल्व करेंगे कैसे कर सकते थे, यहां पे आपको मैं सिर्फ आंसर ही बता रहा हूं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहां पे क्या करना था आपको, ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। ठीक है, तो दीज पार्ट्स आर लेबल्ड एज 1 A B C and D। तो गिवन बिलो each sentence are 4 sequence namely A B C D। तो you are required to rearrange the jumbled part। तो मतलब आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनको बनाना था। तो यहां पे दिया हुआ जैसे ए, चाइना, द यूएस, इंडिया एंड इंडोनेशिया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2025 ड्रिवन बाय द यूएन प्रोजेक्ट्स 2.8%। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पहले ही आएगा, द यूएन प्रोजेक्ट 2.8% global economic growth in 2025 driven by China, the US, India and Indonesia। तो पहले क्या आया, ये फर्स्ट, फिर बी सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। तो करेक्ट यहां मैच बन रहा था डी बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, like Sarah Ferguson and Bill in New York will feature leader the global citizen now summit नाई एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो यहां पे जो राइट आंसर था आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, CBAD, यानी कि द ग्लोबल सिटीजन नाउ समिट इन न्यूयॉर्क विल फीचर लीडर लाइक सारा फर्ग्यूसन एंड बिल नाई एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां फिर से सेम उसी टाइप से ही बताना था आपको। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द यूके गवर्नमेंट intervene to keep British steel furnaces operating, averting job losses and amid global trade uncertainties। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए अगर आपने अटेम्प्ट किया था तो। नेक्स्ट यहां पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज है, तो इसका मतलब बताना था कि क्या है। आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ठीक है, स्टोन थ्रो का मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, कि इतनी दूर है कि आप उठा के पत्थर भी फेंक सकते हो, तो मतलब नजदीक की बात कर रहा है। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, टू बी इन डोल्ड्रम्स। ठीक है, टू बी इन डोल्ड्रम्स, तो इनकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए।
यहाँ पे राइट आंसर था बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, अब जिसने ये पढ़ा हुआ है, पता है, ये डेली यूज किया हुआ है कहीं, तो वो जान सकता था, अदरवाइज यहाँ तुक्का लगने वाला कोई सीन नहीं था। हाँ, यहां से मतलब जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी एक आइडिया लगा सकता था कि यार किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यूपीएससी में ऐसा ही होता है भाई, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आसान है, समझ पा रहे हैं, थोड़ा आपको लगेगा कि मुश्किल है, शायद समझने में दिक्कत भी हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 ऑफ मई 2006। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सोल्व करना था। हमेशा सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ओड डेज निकालते हैं। जैसे यहां मई की बात हो रही है, तो आप ये देखो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनमें ओड डेज कितने होंगे। अगर मैं बात करूं, जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है भाई। मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई 28 की बात हो रही है। अगर मैं इन सारे के सारे इन सब का सम भी कर दूं या ओड डेज निकालूं 7 से डिवाइड करके, तो यहां से बचा 3, ये 0, 3, 7 से गया 2, फिर ये 0, 3, 3, 6 प्लस 2 8, 8 को अगेन 7 से डिवाइड कर दो तो ओड डेज आ गया 1। अब इस 2006 को ब्रेक करेंगे तो 400 इंटू 5 प्लस 6। अब किसी ने कैलेंडर पढ़ रखा तो वो तो समझ पाएगा, ये सेंचुरी के कोड होते हैं, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का। तो 400 का सेंचुरी कोड 0 होता है, 0 इंटू 5 प्लस 6 करोगे तो 6 ही आएगा। तो यहां से ईयर से ओड डेज आगे 6 और यहां डेट से आ गया 1, तो 1 प्लस 6 अगेन 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 बचा, और रिमाइंडर जब 0 आए तो वहां पे जो डे होता है दैट इज संडे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो, इफ लाइट इज कोडेड एज 18, डिस्टेंस इज कोडेड एज 27, तो हाउ विल एजुकेटर्स बी कोडेड एज। अब यहां पे मोस्टली जो लॉजिक होते हैं ना, ये जो लेटर्स होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू पे, इनके अपोजिट लेटर्स पे, इन पे होते हैं। बट यहां बहुत आसान सा लॉजिक था। क्या था कि टोटल जो लेटर है यहाँ पे इस वर्ड में 5 है, तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18। सेम डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, तो 8 इंटू 3 प्लस 3, तो ये बन गया कितना 27। तो यहाँ एजुकेटर की अगर मैं बात करूं तो एजुकेटर्स तो 9 लेटर है, 9 इंटू 3 प्लस 3, तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो राइट आंसर तो दिया गया, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बट लेंदी है। क्या कह रहा है कि if 8 men 5 women can earn 3390 in 6 days। 8 men, आपने चेन रूल पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, नहीं पढ़ा तो देख लो, M1 D1 डिवाइड बाय W1 कि कितना अर्न करते हैं वो। अब वो कह रहा है कि सेम काम के लिए 5 men 7 women 8 डेज अगर करें तो वो कितना अर्न करते हैं 3600। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 7 men 8 women, मान लीजिए x डेज वो काम करते हैं और कितना अर्न कर रहे हैं 6435। अब यहां कंपेयर करना है, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो ताकि मैन और वीमेन की एफिशिएंसी आ जाए, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर इनको कंपेयर करूं, ये 6 से गया, देखो 6 से जाएगा, 6 5 जा 30, फिर 6 6 जा 36 और फिर 6 5 जा, फिर ये 8 से गया तो 8 से ये जाएगा कितना 8 4 जा और 8 5 जा तो 450, फिर ये कट जाएगा 5 से, अगेन 5 से कटेगा तो 133 और ये 5 से कट गया तो 90। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720 मैन प्लस 540 वीमेन, दैट इज 133 इंटू 5 दैट इज 665 मैन प्लस 7 21 91 2 931 वीमेन। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस होगा भाई, तो 35 और 120 155 मैन दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो 1 13 माइनस 5 गया 8 और ये 480 वीमेन। सॉरी ये मैन था, ये वीमेन है, तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी में रेशियो आ जाएगा 481/155। ठीक है, तो ये कटेगा 31 से, अगर इसको काट दें, ये सही किया है ना हमने कैलकुलेशन भी, 13 3 हाँ 31 से काटेंगे तो 5, 31 से गया तो 1, फिर कितना बचा 17, 171 तो आएगा ही नहीं। ठीक है,
अगेन दोबारा से माइनस करो, 100, 95 जा, ये 8 से गया 45, ये 5 से अगर काट दे इसको, 5 65, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 13 पंजे 65, 66, 7 तिये 21, 2 13 सत्ते 91, 2 93, और ये उधर जाके माइनस होगा। तो सही तो किया है, फिर क्या दिक्कत आई। 481 विमेन, ये कट नहीं रहा है, 13 से 13 तिये सॉरी कट जाएगा भाई, 13 से काट रहे, 31 से काट रहे हैं, 31 से काटा तो 17 1 नहीं कट रहा है क्या, दोबारा से चेक कर लो। क्वेश्चन तो सही है, मैंने अभी सोल्व किया था। 31 से अगर, कुलदीप सर चेक करना यार, मैं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। 98 जा 720, 95 जा 450, ये 8 से कटा था तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40 सही। तो ये 5 से 5 छीके 30, 5 छीके 30, 5 छीके 30, नहीं ये गलत काट दिया हमने यहाँ, सॉरी, ये 5 से काट 6 से काटा था, सॉरी, 6 5 जा 30, और फिर 39 बचेगा तो 6 6 जा, ये 565 आ रहा था, फिर 5 से कटेगा तो 113 था, ये 5 से गलत काट दिया, 6 से सॉरी हमने, तो 113, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये टाइम टेकिंग था, एग्जाम में आप यहां ये स्ट्रेटेजी लगा सकते थे कि ऐसे सवालों को थोड़ा सा अवॉइड करें स्टार्टिंग में, है ना। तो 113, फिर ये कटेगा 980, तो 720 मैन प्लस 540 वीमेन, दैट इज 113 इंटू 5, तो 565 मैन प्लस 791 वीमेन, ये इधर आके माइनस होगा तो 35, और कितना 120, तो 155 मैन, और ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 91, तो 341 विमेन, तो मैन बाय विमेन ये हो जाएगा 341 बाय 155, तो 31 से कटेगा 5, 31 से कट गया 11, तो मैन और विमेन 11 5 आ गया। अब यहाँ 11 इंटू 5 55 प्लस 7 इंटू और 7 इंटू 5 35, और इंटू 8 डिवाइड बाय 3600, और इधर 7 मैन कितना 11, 7 इंटू 11 77, और ये 8 इंटू 5 40, और इंटू x डिवाइड बाय 6435। अब इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 5390, तो ये 90 से जाएगा तो 40 बच गया, यहाँ 8 से गया तो 5, ये 5 से कटेगा तो 5 से गया 12, फिर 8, फिर 7, तो ये x की वैल्यू आ गई 1287, और डिवाइड बाय 117, तो ये कट जाएगा 11 से। तो राइट आंसर यहाँ 11 डेज था, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा टाइम टेकिंग था, और टाइम टेकिंग भी क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन है यार, अगर पहले प्रैक्टिस में होंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 is to be selected from 7 batsmen and 6 bowler which are available. The team must have at least 5 bowler. तो in how many ways can it be done? परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना था, उसने बोला कि एटलीस्ट 5 बॉलर होने चाहिए, तो दो केस बन सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 बैट्समैन 6 बॉलर है, या तो 5 बॉलर हो जाए, ठीक है, एंड 11 की टीम बनेगी ना, तो 6 बैट्समैन हो सकते हैं, ठीक है, या और क्या हो सकता है कि 6 बॉलर हो जाए एंड 5 बैट्समैन हो, ठीक है। तो यहां भी थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, 5 बैट्समैन किस में से, सॉरी 5 बॉलर 6 में से, तो 6C5 एंड 6 बैट्समैन 7 में से, तो 7C6, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6 अगर बॉलर है अब तो 6C6 इंटू 5 बैट्समैन होंगे तो 7C5। इसको सोल्व करने का तरीका है, 6C5 को 6 को 5 टर्म तक खोल लो फैक्टोरियल की फॉर्म में, और नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये 7C6 का मतलब है 7 को 6 टर्म्स तक ओपन करेंगे, इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ये पूरा का पूरा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये तो इधर से तो 42 बचा, प्लस अब 6C6 का मतलब होता है 1, 7C5 का मतलब 7 को 5 टर्म्स तक ओपन करोगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल यानी 5 4 3 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से गया 3,
तो ये 21 बचा, तो 42 प्लस 21 तो कितने वेज बनेंगे, ये 63। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट, कि जीरो कितनी होंगी एंड में जीरो। अब देखो 10 इंटू 20 है, पहले इसको ब्रेक कर लो। 10 का मतलब क्या, 10 इंटू 1, ठीक है, इंटू 20 का मतलब क्या भाई, 10 इंटू 2, फिर 30 का मतलब क्या, 10 इंटू 3, फिर 40 का मतलब क्या, 10 इंटू 4। एट द एंड तक जब आप जाओगे तो 1000 का मतलब क्या, 10 इंटू 100। तो भैया 10 तो सबके साथ आया ना, तो 10 की पावर 100 तो होगा ही होगा। और इंटू फिर क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहां तक बचा, 100 तक। अब देखो यहां से तो 100 जीरो आएंगी आएंगी, ठीक है, प्लस अब यहां से कितनी जीरो आएंगी, जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखा हो आप बड़ा नंबर चूज कर लो और उसको 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 से गया 20, फिर 20 से गया 5। अगर किसी ने हमारी ईपीएफओ की एक सीरीज चलती है, ठीक है, अभ्यास सीरीज, जिसमें संडे को 4 बजे लेक्चर आता है, ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे उस सीरीज में कंप्लीटेड है विद कंसेप्ट के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखे। तो ये 20 प्लस 4 24, तो नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट भी आपको वहां मिल जाएगा। तो टोटल 124 है। अब कहने को तो इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं कि 5 से डिवाइड क्यों करते हैं ये वो, बट वो देख लोगे सीरीज तो ज्यादा सही रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अब देखो जितने भी 5 के मल्टीपल आएंगे ना इसमें, वो तो 5 से डिवाइड हो ही जाएंगे भाई, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब देखना आपको सिर्फ यहां है, देखो 1 की पावर 5 को जो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 की पावर 5 को जो 5 से डिवाइड करोगे 32 बनता है, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 की पावर 5 को जो 5 से डिवाइड करोगे 243, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 की पावर 5 को जो 5 से डिवाइड करोगे 1024, रिमाइंडर 4 आएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, यहां से 2 3 4 ऐसे ही, तो इसके पेयर बनेंगे 1 2 3 4, तो यहां से 10। अब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 0, तो 10 के ही पेयर बनेंगे कितने सारे, तो हर बार डिवाइड होता जाएगा, रिमाइंडर क्या, 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। मीडियन निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी टर्म क्या है, 4, फिर क्या 7, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 21। और जब भी ये टर्म्स अगर ओड है, जैसे ये टोटल 7 टर्म होती तो मिडल वाली टर्म ही आंसर हो जाता, बट अब ये टोटल टर्म्स कितनी है भाई, 8 है, तो यानी कि n/2 आपको ये और ये दोनों टर्म्स लेनी है मिडल वाली, और इनकी जो भी एवरेज होगी वही आपका मीडियन होगा। तो 26 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ गया, 13। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे और लेवल था इसका। ऐसा मत सोचो कि हमने सिर्फ टाइम पास के लिए या डिस्काउंट देने के लिए इसलिए डाला है, नहीं, बड़ी मेहनत लगती है। टीम ने अच्छा खासा मेहनत की है और कुलदीप सर की मेहनत ज्यादा है इसमें, वो आप लोगों को टाइमली गाइड भी करते रहते हैं और ऐसी चीजें लेके आते रहते हैं। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चन अभी आगे कुलदीप सर ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। विष्णु सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। लगभग 17 क्वेश्चन क्यूआरई के थे और आपके एक्चुअल पेपर में भी अराउंड 35 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्यूआरई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है जो आप लोगों को इस एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी कंप्रोमाइज आपने क्यूआरई वाले सेक्शन में नहीं करना है। जो बच्चे नए नए प्रिपरेशन में जुड़े हैं उनको ध्यान रखना है कि विदाउट क्यूआरई इस एग्जाम में जो है कट ऑफ को क्लियर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईआर एंड लेबर लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आप लोग चेक कर पाएंगे भाई आपका आंसर सही है या नहीं है। तो नियति, रोहन, दीपेश, बाकी सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हमारे सेशन में कि भाई मेरे साथ अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना और मुझे बताना कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम कंप्यूटर का सॉल्व कर रहे हैं वो ये है। देखो कंप्यूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एग्जाम का। क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? क्योंकि भाई यहां से भी एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो लो हैंगिंग फ्रूट है। कि पहला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि विच टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअल इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा विद इन अ स्मॉल स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मतलब कौन सा ऐसा डाटा प्रोसेसिंग मेथड है जहां पर हमें कंटिन्यूअस मैनर में इनपुट हम देते रहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है और हमें आउटपुट मिलती रहती है विद इन अ स्मॉल टाइम पीरियड। मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको सब चीजें मिलती रहती हैं। क्या वो बैच प्रोसेसिंग है, क्या वो रियल टाइम प्रोसेसिंग है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, या फिर वो मल्टी प्रोसेसिंग है? आप बताइए इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर रखी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें काफी जो है बच्चों ने अच्छा स्कोर किया भी है।
तो फिर यहाँ पे देखो आप लोगों से बेसिकली जो वर्ड इंपॉर्टेंट था वो था कंटिन्यूअस। आपको इस वर्ड पे ध्यान रखना था कि भाई लगातार इनपुट आई जा रही है। वो कब होता है? जब आप रियल टाइम बेसिस पे प्रोसेसिंग करते हैं कि भाई इनपुट आई, आपने तुरंत उसको प्रोसेस किया और तुरंत उससे आउटपुट आ गई, मतलब रियल टाइम सब कुछ हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट आती आ रही है वैसे वैसे ही आउटपुट निकलती जा रही है बहुत कम टाइम में। तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है। यहां पे आप लोगों को कुछ इस तरह का जो है आउटपुट देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि which component of computer security serves as the primary line of defense against malware infiltration and monitors incoming and outgoing network traffic। मतलब पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा होता है जब भी कोई मालवेयर इन्फिल्ट्रेशन करता है? तो ये आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? क्या इसका आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसकी क्लैरिटी होगी क्योंकि मेरे इस ऑप्शन को देखते ही मुझे स्माइल इसलिए आ गई क्योंकि सॉफ्टवेयर हम बाद में इंस्टॉल करते हैं हमेशा। फायरवेल, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर रिमूवल सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करता है? अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अमित ने कि आपने पिछला आंसर बिल्कुल सही दिया था। बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी जिन लोगों ने मॉक टेस्ट पहले नहीं दिया है वो अभी एक बार खुद को टेस्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फायरवेल। दिस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सर्व एज द प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। इसका भी आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर is designed for a specific purpose such as pay calculation, processing of examination result, etc। मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो हम डिजाइन करते हैं? तो देखो अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा भाई 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होते हैं प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पे कैलकुलेशन करनी है, आप लोगों ने एग्जामिनेशन रिजल्ट को प्रोसेस करना है, आप लोगों ने जो है ट्रैफिक कंट्रोल को जो है मैनेज करना है, तो उस केस में आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि which wireless technology allows communication over short distances। ये बहुत क्रिटिकल वर्ड है इस क्वेश्चन का। तो जब भी हम कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, जहां पर उस वर्ड के थ्रू हमें आंसर पहुंचने में आसानी लगे, ऐसा हमें जो है नोट करना चाहिए। यूजिंग द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूज हाई डाटा रेट्स एंड अ लॉट ऑफ पावर ऑन लार्ज पैकेट डिवाइसेस। ऐसा कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी है? वायरलेस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ड। ठीक है, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, LTE या GSM। तो यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो ब्लूटूथ एक ऐसा जो है मेथड है जिसके थ्रू आप लोग 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ब्लूटूथ की सबसे खास बात है कि भाई यहाँ पे आप इसको शॉर्ट जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसके लिए यूज करते हैं। लगभग 10 मीटर का डिस्टेंस जो है आप ब्लूटूथ के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल पे, आप लैपटॉप पे, इन सभी में आप जो है ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 21 का विनर ने बिल्कुल सही बोला है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। द डैश, यहां पे बेसिकली आपसे थ्योरी के बारे में पूछा गया। द डैश थ्योरी होल्ड्स दैट एज वर्कर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स दे अडॉप्ट अ मिलिटेंट एटीट्यूड टू प्रेशर एम्प्लॉयर्स फॉर हायर वेजेस एंड इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। देखो बहुत ही प्यारी लाइन इसने बोली है कि भाई जैसे जैसे जो हमारे वर्कर लोग हैं उनको उनके राइट्स के बारे में पता लगता है, उनके जो है लॉस के बारे में पता लगता है, तो वो एक मिलिटेंट एटीट्यूड, मतलब एक खतरनाक एटीट्यूड वो जनरेट करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयर को प्रेशर कर सके। ऐसा कौन सी थ्योरी कह रही है? देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी बेसिकली ये कहते हैं कि भाई अगर आपका एम्प्लॉयर डर रहा है पुलिस से, मतलब लॉ से, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो है वेलफेयर के लिए जो है स्टेप्स लेने शुरू कर देगा। तो यहाँ पे पुलिस थ्योरी बेसिकली कहते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो मन से नहीं, मन से आप लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहा है, वो डर के मारे आप लोगों का वेलफेयर कर रहा है। तो ये इस थ्योरी का जो है पार्ट नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहती है कि भाई एक आदमी ऐसा है कि जिसको लोगों का भला करना ही है, भले वो उसके वर्कर क्यों ना हो। तो यहाँ पे वो अपने नेचर की वजह से, फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर की वजह से आप लोगों को जो है वेलफेयर मेजर देता है। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। अगर मैं पैटर्नलिस्टिक थ्योरी की बात करूं जो कि बेसिकली गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी से रिलेट करती है कि भाई यहाँ पर हम जो है एज अ गार्जियन या फिर फादर की तरह एक्ट करेंगे हमारे एम्प्लॉइज के, अपने वर्कर के, तो इसलिए हमें उनके लिए भला करना चाहिए। तो ये थ्योरी एक अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरी, बट इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है। अगर मैं प्लेकेटिंग थ्योरी की बात करूं तो ये थ्योरी कहती है कि भाई जैसे जैसे वर्कर्स अपने राइट्स के बारे में मोर अवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन इज बेस्ड ऑन मेंबरशिप पैटर्न। देखो अगर आप ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ के आए हुए हो तो आपको जो है ट्रेड यूनियन के बारे में पिछली बार 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि जो ट्रेड यूनियंस बनती हैं उनमें से यहाँ पे कौन सी ऐसी ट्रेड यूनियन जो कि मेंबरशिप पैटर्न के बेसिस पे बनी है। आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं? रिफॉर्मिस्ट यूनियन, प्रीडेटरी यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन या फिर रेवोल्यूशनरी यूनियन। देखो अगर आप पर्पस के बेसिस पे
ट्रेड यूनियंस की बात करोगे तो आपको ये तीनों ए, बी एंड डी ये आपको जो है पर्पस बेस्ड यूनियन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारी सी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल यूनियन, ये हमारी जो है पर्पस बेस्ड जो है यूनियन नहीं है, ये हमारी बेसिकली मेंबरशिप पैटर्न पे बेस्ड यूनियन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। आई होप अमित आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि विनय, अमित सभी एकदम सही आंसर दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो यहाँ पे हम लेबर लॉ का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट मानता हूं क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। अप्लाइज टू इंडिविजुअल हुज वेजेस डू नॉट एक्सीड डैश पर मंथ। मतलब जो प्रोविजन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का वो किस पे अप्लाई होता है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेजेस की लिमिट जो है पूछी गई है 20,000 रुपीज पर मंथ, 24,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 रुपीज पर मंथ या फिर 35,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर 24,000 पर मंथ इज द लिमिट जिस एम्प्लॉय जिस इंडिविजुअल पे जिसके वेजेस 24,000 पर मंथ से ज्यादा होंगे उसके ऊपर जो है प्रोविजन लगेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और विनय ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अमित ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द प्राइमरी? देखो यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी। आपसे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं? टू इन्फोर्स मिनिमम वेज रेट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर, ओके, टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज रेट। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी आपसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो आपको सारे के सारे ऑप्शन पक्का पढ़ने। कई बार आपको पहले ऑप्शन को देख के लगेगा कि यार ये तो ऑब्जेक्टिव था, आप आंसर लगा देंगे, बट यहां पर सारे ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हैं, बट आपसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है। टू मैनेज फाइनेंशियल डिसबर्समेंट रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस, टू पेनलाइज एम्प्लॉयर फॉर नॉन कंप्लायंस विद मिनिमम वेजेस लॉ। तो यहाँ पे 4 आपको ऑब्जेक्टिव देते, लेकिन आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का? तो आप लोग सब जानते हैं, जैसे बिल्कुल सही विनय ने बोला, अमित ने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बताना कि भाई मिनिमम वेज जो है उसमें कितना जो हमारा जो है रिवीजन या फिर फिक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द रजिस्ट्रार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट। आपसे पूछा कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर एक रजिस्ट्रार आप लोगों का जो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इफ द ट्रेड यूनियन अप्लाई फॉर इट, मतलब कैंसिलेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड वेरिफिकेशन। भाई ट्रेड यूनियन ने खुद ही बोला कि भाई आप हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, ये जो है ऑप्शन 1 आपको दे दिया। इफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और एरर, बाद में रजिस्ट्रार को पता लगा कि भाई इन्होंने तो कुछ घपला किया है, इन्होंने सर्टिफिकेट जो है सही तरीके से नहीं लिया है। सी ऑप्शन क्या कि भाई इफ द ट्रेड यूनियन नो लॉन्गर एग्जिस्ट और विलफुली वायलेट्स प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि भाई ट्रेड यूनियन बची नहीं, मतलब वो खत्म हो गई, मेंबरशिप सारी खत्म हो गई है। तो कौन सा ऐसा कारण है जिस केस में रजिस्ट्रार आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन की वो कैंसिल कर सकता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926? तो सारे ही एक कारण है। तो आप लोग बहुत समझदार हैं विनय, थैंक यू वेरी मच, आपने सही आंसर दिया है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मस्ट अ फैक्ट्री एम्प्लॉय सेफ्टी ऑफिसर्स एज मैंडेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? मतलब स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट कर रहा है कि भाई अगर आपकी कंपनी में इतने लोग हैं तो आप लोगों को सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। कितने मिनिमम मेंबर पूछा गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इन फैक्ट्री जब यहाँ पे 500 से ज्यादा वर्कर हो, एक कंपनी जहां पे 1000 से ज्यादा वर्कर हो, या फिर कोई लिमिट है ही नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लिमिट तो पक्का होगी, वो लिमिट क्या है? वो है 1000 वर्कर। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में 1000 से ऊपर लोग हैं तो आप लोगों को सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहे हैं आजकल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एवरेज पे, कि भाई एवरेज पे की डेफिनेशन क्या है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। कि भाई अगर कोई मंथली पेड वर्कमैन है, मतलब मासिक जो है शुल्क पे आपने किसी वर्कमैन को रखा हुआ है, तो एवरेज पे इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेजेस फ्रॉम द लास्ट 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ। मतलब पिछले 3 महीनों में जो सैलरी मिली है उसका एवरेज आप लोगे अगर आपका मंथली पेड वर्कमैन है। अगर वीकली पेड वर्कमैन है तो पिछले 4 हफ्तों का आप जो है एवरेज लोगे। अगर डेली पेड वर्कमैन है, मतलब आप हर दिन उसको पे कर रहे हो, तो उसके केस में एवरेज वेज कैसे कैलकुलेट होगी? यहाँ पे बोला गया कि भाई जो है लास्ट 15 वर्किंग डेज को आपको जो है समराइज करके उसका एवरेज निकाल के देना है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए भाई डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कमैन के लिए एवरेज पे कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि भाई पिछले 3 महीनों की एवरेज ले लो, यहाँ पे 4 वीक की एवरेज ले लो, लगभग 1 महीने की एवरेज हो गई। लेकिन यहाँ पे 15 दिन नहीं है, यहाँ पे 12 दिन की एवरेज बोली गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 एंड 2। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो 1 एंड 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। हमारे आंसर में जहां भी 3 आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आप लोगों में से जिस बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया सबने इसको जो है राइट आंसर किया होगा कि भाई अंडर द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। और ये बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि भाई जिसकी 14 साल की एज अभी तक नहीं हुई है वो एक चिल्ड्रन है, ठीक है। और 14 से 18 वाला क्या है, वो एडोलेसेंट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि भाई एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 द एलोकेबल सरप्लस, मतलब अगर किसी कंपनी के पास सरप्लस है उसका कितना परसेंट ऑफ दिस अवेलेबल सरप्लस फॉर अ कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी दैट हैज नॉट मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट विद इन इंडिया एंड डैश इन केस अदर केस। मतलब आपको बेसिकली बताना है कि अगर एलोकेबल सरप्लस है, आप बोनस देना चाह रहे हैं, तो कितने परसेंट नॉर्मल कंपनीज के लिए और कितने परसेंट बाकी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई अगर आप नॉर्मल कंपनी है तो आपको 67% एलोकेबल सरप्लस देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई और है तो आपको 60% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगेन जिन बच्चों ने एक्ट पढ़ा हुआ है उनको पता है कि भाई यहाँ पे क्लियर प्रोविजन मेंशन है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट आपके पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बना था। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी बाद में कि भाई आपका कितना स्कोर यहाँ पर बनना चाहिए। मैं आपको टॉपर का नाम भी बताने वाला हूं, तो आप लोगों को सेशन एंड तक पक्का देखिएगा। अब मैं इन्वाइट करूंगा गुरकीरत सर को, जो आप लोगों को करंट अफेयर के जो है आंसर बताने वाले हैं। गुरकीरत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो गाइस एक बार टॉक अबाउट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जो आपको टेस्ट किया है, हमने आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो टेस्ट किया, और जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे यूपीएससी भी खेलता है और कहीं ना कहीं हमने इस एग्जामिनेशन में देखा है, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस एक टॉपिक है जिसपे हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे टच किया आपके साथ। एक अवार्ड को टच किया है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यूपीएससी की एक ज्योग्राफी आपके पॉइंट पे। हम हमेशा बोलते हैं करंट से जो है आपका स्टैटिक रिलेट हो सकता है, तो यहां पे हमने एक सवाल आपसे, जो पहला सवाल पूछा वो बेसिकली इसी कंटेक्स्ट में है कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक पीस एग्रीमेंट है जो कि कहां पे, व्हाइट हाउस, यानी कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ यहां पे ये पीस क्रॉस जो है वो साइन करवाया गया था। अब पॉइंट है कि ये भाई यहां पे कौन सा कंफ्लिक्टेड रीजन था। अगर आप इन ऑप्शंस को देंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे ही रीजन्स कंफ्लिक्टेड रीजन है दोस्तों, बट यहां पे जो आंसर आपको याद रखना वो है नागोर्नो काराबाख, ठीक है, नागोर्नो काराबाख। तो ये बेसिकली कंफ्लिक्टेड रीजन है जो कि अजरबैजान और आपका अर्मेनिया के बीच में था। अगर हम बात करें दोस्तों तो गोलान हाइट्स किसके बीच में है जी, गोलान हाइट्स इज इंपॉर्टेंट। गोलान हाइट्स किसके बीच में आता है, गोलान हाइट्स जो आता है दोस्तों वो आता है आपका जॉर्डन में। बताइए जी दूसरा कौन सा है, बताइए दोस्तों, क्योंकि ये वाला सवाल भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है बताइए। मैं देख रहा हूं दोस्तों किस कौन कौन आप सही आंसर दे रहा है, बताइए। जॉर्डन और लेबनान का बीच में है। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। डॉनबास जो है ये बेसिकली यूक्रेन का एरिया है, यूक्रेन का कंफ्लिक्टेड एरिया है जहां पे रशिया और यूक्रेन का फाइट हो रहा है। और फिर आता है आपका साउथ ओसेटिया, ये बेसिकली ना जॉर्जिया में प्लेस है जहां पे इन्होंने 2024 में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, बट कहीं ना कहीं हुआ क्या था कि यहाँ पे जॉर्जिया ने इनकी इंडिपेंडेंस जो है उसको माना नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब ये सवाल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अब देखिए हुआ क्या है, जल सिंचाई जन भागीदारी कैंपेन करवाया गया था जहां पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उन्होंने ग्राउंड वाटर असेसमेंट के बारे में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन जो हमने पूछा है आपसे कि जो असेसमेंट है यहां पे कौन सा असेसमेंट कैटेगरी यूज नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बात करें तो बहुत आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किल सवाल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। सलाइन है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, सेमी क्रिटिकल, डिप्लीटिंग, सेफ, हाईली रिचार्ज, ठीक है जी। बताइए यहां पे क्या कौन सा आंसर आपको लग रहा है यहां पे सही है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे 4 और 6 जो है यहां पे ना तो डिप्लीटिंग आता ना ही हाईली रिचार्ज, तो यही 4 कैटेगरीज है, सलाइन, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल और सेफ। तो ये यहां पे 4 कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगर इस सवाल की बात की जाए तो यहां पे देखिए जो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहे हैं ये अब नया पैटर्न है जो जनरली यूपीएससी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहां पे आपसे ये नहीं पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी यहां पे करेक्ट है। यहां पे आपका एलिमिनेशन मेथड भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखें तो सवाल क्या था, आपको पता है दोस्तों, देखिए हुआ क्या है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो रिसेंटली उसको बैंकिंग कैटेगरी में वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बना है। अब सवाल आपसे पूछा गया यूनिवर्सल बैंक की कैटेगराइजेशन के ऊपर, ठीक है जी, कि यूनिवर्सल बैंक कैटेगराइजेशन में आपको मुझे बताना है कि यहां पे कौन सी चीजें, कितनी स्टेटमेंट्स जो है
वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कितनी नहीं कर रही हैं। मिनिमम 5 years ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस शुड बी देयर एज पर द शेड्यूल्ड बैंक। मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 crore रुपीज शुड बी देयर एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्या डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है जी? फिर आ जाता है लिस्टिंग ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है वो 4% से होनी चाहिए, 4% की होनी चाहिए जी। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे जैसा मैंने आपको बोला कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहां पे एक्चुअल में 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिमम 5 years ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट देखिए यहां तक सही है कि नेटवर्थ आपकी 1000 crore होनी चाहिए, बट एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं, एज पर योर लास्ट ऑडिटेड रिपोर्ट। जो लास्ट ऑडिटेड रिपोर्ट है उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि एप्लीकेशन के ऊपर इस पे होना चाहिए। फिर आ जाता है जो लिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट करना होना चाहिए, और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो आपका 3% से कम होना चाहिए, और नेट नॉन परफॉर्मिंग रेशियो जो है वो आपका 1% से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फाइनल क्वेश्चन फॉर जनरल अवेयरनेस। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको रिसेंटली यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, जिसको जनरली नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहा जाता है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? ये अवार्ड जो है ये दिया गया है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये 4 सवाल से जो आपके करंट अफेयर से हमने पूछे हैं, ठीक है, जहां पे 2 सवाल डुएबल हैं और 2 सवाल थोड़े से आप कह सकते हैं मुश्किल लेवल के। ठीक है जी, चलिए, सो नाउ आई वुड इनवाइट अंकित सर, जो कि अब आपको ऑडिटिंग के क्वेश्चंस करवाएंगे। हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। तो ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस करते हैं। टेस्ट में वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं डाले थे हमने, आसान ही थे, तो ये आपको आई होप आते होंगे। ठीक है, तो मैं सारे आंसर की आपसे डिस्कस करूंगा। अभी उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वी हैव कम अप विद दिस book in which we are providing very exam relevant MCQs, 1900 plus MCQs for special subjects। ठीक है, तो आपके जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, IR हो गया, लेबर लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटर भी है, वैसे कंप्यूटर शायद आपको आता होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स के 1900 प्लस MCQs आपको इस बुक में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, और चैप्टर वाइज रहेंगे कि ऑडिटिंग के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज, अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, लेबर लॉज, जितने भी इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं आपके, सबके लेबर लॉ वाइज हमने आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। ऐसे ही लेबर लॉज और IR, सोशल सिक्योरिटी में भी काफी एक्ट्स हैं, वो भी हमने आपको दिए हैं, जैसे मैटरनिटी एक्ट है, EPF एक्ट है, सब कुछ हमने आपको इसमें दिया है। तो ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, इसका ई बुक वर्जन अवेलेबल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर इसको ले सकते हैं। प्राइसिंग, डिस्काउंट सारा उस लिंक पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस कैन बी अ रियली गुड सोर्स फॉर यू टू प्रैक्टिस। इस टाइम पे प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। बट एनीवेज, नाउ आई विल कंटिन्यू विद द MCQs। ठीक है, चलिए, व्हाट शुड द ऑडिटर डू इफ देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। अब ऑडिटर कहीं ऑडिट करने गया है और उसको लगता है यार लिमिटेशन बहुत है, ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑडिटर ने देखा किताबों में बताया गया है कि इन्होंने इतना लैंड खरीदा है, और ऑडिटर क्या बोलेगा जी, मुझे इस लैंड की रजिस्ट्री दिखाओ। अब वो कुछ बोल देंगे जी कि रजिस्ट्री तो हमने बैंक में रखी है जी, इसको मॉर्टगेज करा दिया है, और बैंक वाले बोल रहे हैं जी अभी आप 1 हफ्ता नहीं देख सकते, बैंक में कुछ रेनोवेशन चल रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं जो ऑडिटर को लगते हैं कि वो अच्छी तरह से चीजें वेरीफाई नहीं कर पाया है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर पहले यही ट्राई करेगा कि चीजें अच्छे से वेरीफाई हो जाएं। लेकिन अगर नहीं होएगा तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट्स थे, और उसको क्लियरली रिपोर्ट में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बकायदा लिखेगा कि ये कॉन्स्टेंट्स थे जो मैंने रिपोर्ट में लिख दिए हैं, ताकि कुछ भी चीज किसी से छुपे नहीं। Who appoints the auditors for government companies? तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो जी कोई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, उसमें ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है? उसमें ऑडिटर्स अपॉइंट करता है CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। बहुत ही फाड़ू पोस्ट है। आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया
ठीक है, ये खुद भी ऑडिट करते हैं बहुत सारे पीएसयूज का, कई बार इनमें एनॉमलीज भी हाईलाइट की हैं पीएसयूज में इन्होंने। तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे एक्सिस लाइफ कंपनी है, कोई भी कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एग्जांपल लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कोई बहुत बड़े ग्रुप की इंश्योरेंस की, रिलायंस ग्रुप की इंश्योरेंस की, कि अगर इनको कोई भी नुकसान होता है अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, कोई टेररिस्ट एक्ट होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, या कोई प्रोडक्शन हॉल्ट होता है ड्यू टू सम वॉर और समथिंग, तो हम उस लॉस की भरपाई करेंगे। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने रिलायंस की इंश्योरेंस कर दी। ये एक नॉर्मल इंश्योरेंस है। क्या है ये? एक नॉर्मल इंश्योरेंस है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लगा कि यार हमने इंश्योरेंस तो कर दी पूरे रिलायंस ग्रुप की, और हमने प्रीमियम भी अच्छा खासा ले लिया, हमने उनसे 50 करोड़ प्रीमियम ले लिया, लेकिन अब इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है कि कल को अगर वाकई में कुछ होता है तो उस 50 करोड़ की बजाय उनको शायद 500 करोड़ देने पड़ सकते हैं, उनको 500 करोड़ देने पड़ सकते हैं। तो इन केसेस में जहां पे रिस्क बहुत बड़ा है, आपने इंश्योरेंस कर दी और आपको लगता है कि रिस्क बहुत बड़ा है, आप आगे इंश्योरेंस ले लेते हो, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या करेगा? वो अपना रिस्क कवर करने के लिए, एक और इंश्योरेंस ले लेगा। इसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो किसी और कंपनी से कांटेक्ट करेगा कि भैया मेरे पास 50 करोड़ आए थे, 500 करोड़ का रिस्क है, लेकिन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं इसके लिए और एक तुमसे इंश्योरेंस लेना चाहता हूं। तो वो शायद टाटा इंश्योरेंस के पास जाएगा, किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं, और उनको बोलेगा कि ठीक है, आधा रिस्क आप अभी बुक कर लो, मतलब आप अभी इसको ले लो और हम आपको उसका प्रीमियम दे देंगे, ताकि रिस्क थोड़ा डिवाइड हो जाए, या पूरा ले लो आप, ठीक है, जिस तरह से भी उनकी सेटलमेंट होगी। तो जब भी हम एक्सेसिव लॉस को या एक्सेसिव लॉस से बचने के लिए आगे इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आगे इंश्योरेंस लेती है, उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस परचेस्ड बाय हुम, नॉट बाय द कॉमन मैन, हमारे से नहीं, बाय द इंश्योरर। इंश्योरेंस परचेस्ड बाय द इंश्योरर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द एक्सेसिव लॉसेस। आई होप ये समझ आ गया है, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 जी, आंसर इसका सी है। ये भी बहुत आसान है जी। व्हाट इज द वेटिंग पीरियड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी? ये तो आपने सुना होगा, जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो वो आपको बताते हैं जी, देखो जी मैटरनिटी लीव का तो जी 2 ईयर वेटिंग ईयर है जी। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपको डायबिटीज है जी, तो उसका 1 साल वेटिंग पीरियड है जी। तो हमें वो बताते हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको वेटिंग पीरियड है, मतलब कि इस पीरियड के खत्म होने के बाद ही आपने पॉलिसी ले ली, फिर एक पीरियड होगा जिसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं, उतना टाइम खत्म होने के बाद ही आप उसका क्लेम ले पाओगे। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पहला ही होगा, द अमाउंट ऑफ टाइम एन इंश्योर्ड पर्सन मस्ट वेट बिफोर दे मेक अ क्लेम। तो इंश्योर्ड पर्सन आप हो, आपने इंश्योरेंस ली है, और जो टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उस क्लॉज के अंदर कि मैटरनिटी का अगर मैं क्लेम लेना चाहता हूं तो 1 ईयर वेटिंग पीरियड है, डायबिटीज का क्लेम लेना चाहता हूं तो 2 ईयर वेटिंग पीरियड है। तो जो वो वेटिंग पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा बिफोर यू कैन मेक अ क्लेम ऑन दैट इज कॉल्ड अ वेटिंग पीरियड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, आंसर ए है जी इसका, ठीक है। काफी लोग बी दे रहे हैं, बी कहां से आ गया भाई? 38 का ये है। वेरी गुड अमित, वेरी गुड श्रीप्रिया, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड गाइस, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 39 करते हैं जी। अब ये हम इंश्योरेंस कर रहे थे, अभी हम अकाउंटिंग पे आ गए हैं जी, ठीक है।
अकाउंटिंग पे आ गए हम। According to which of the following accounting concepts in determining the net income from business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया है सबको? 39 वो बोल रहे हैं कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि आपको जिस पीरियड में रेवेन्यू आया है उस पीरियड के अकॉर्डिंग आप सारे खर्चे बुक करेंगे, कि सारी कॉस्ट जो उस रेवेन्यू को लाने के लिए लगी है उस पीरियड में, वो उसी पीरियड में हम चार्ज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं जी। अब सपोज करो आपने कंपनी खोली, आपने 10 इंप्लॉयज रख लिए, आपने हर इंप्लॉय को 100 रुपया सैलरी दी, टोटल सैलरी आपने 1000 रुपया दी। ठीक है, अब आपने इन इंप्लॉयज की मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट आपने मार्च में एग्जीक्यूट किया और मार्च में आपको सपोज करो 5000 रुपए मिल गए, आपकी कंपनी को 5000 मिल गए क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के, जो भी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में काम किया। तो ये आपने रेवेन्यू कब कमाया जी? मार्च में कमाया। ये रेवेन्यू आपने मार्च में कमाया। अब सपोज करो कि जो ये सैलरी है, ठीक है, जो ये सैलरी है 1000 रुपया, वो आप सपोज करो आप मार्च में नहीं देते, आप बोलते यार मैं ना तुम्हारी सैलरी है तुम्हें जून में दूंगा, मार्च में नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जून में दूंगा क्योंकि अभी मुझे कहीं पैसे और लगाने हैं। तो आपने सैलरी भले ही जून में दी, आपने सैलरी भले ही जून में दी, पर जो आपने काम किया, ये 1000 रुपए लगाकर जो आपने काम किया, उससे जो आपको रेवेन्यू मिला वो तो मार्च में मिला। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि जब आपका रेवेन्यू आया मार्च में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एक्सपेंसेस हैं वो चाहे आपने जब भी किए हो, ठीक है, लेकिन आप उसको उसी पीरियड में बुक कर लोगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप जून में जाके बोलोगे मेरा 1000 रुपया खर्च हुए, नहीं, आप चाहे जून में दो लेकिन अपनी बुक्स में आप ये बोल दोगे कि मुझे 1000 रुपए देने हैं, चाहे आप जून में दो लेकिन आप बुक्स में डाल दोगे कि मुझे 1000 रुपए देने हैं मेरे एम्प्लॉयज को जिन्होंने मार्च में मेरे लिए काम किया है और 5000 रुपए का रेवेन्यू लाया है। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि कॉस्ट को हम उसी पीरियड में बुक करते हैं जिस पीरियड में हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है जी, वेरी गुड जी। सुप्रिया आप बहुत अच्छे आंसर दे रही हैं, शालू, श्रीलेखा, ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग रियली गुड। इतने मुश्किल क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी में दम है। चलो जी, ये बताओ, इफ एन अकाउंटेंट ट्रीट्स एन असेट एज एन एक्सपेंस देन दिस एरर इज एन एरर ऑफ व्हाट? 3 तरह के एरर होते हैं जी ट्रायल बैलेंस में, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो अगर किसी अकाउंटेंट ने असेट को एक्सपेंस में डाल दिया तो वो किस टाइप का एरर है? असेट मतलब मैंने एक मशीन ली, मैंने मशीन ली 10,000 रुपए की, 10,000 में वैसे कोई मशीन नहीं आती, हम 1 लाख ले लेते हैं। मैंने 1 लाख रुपए की मशीन ली, तो मैंने ये असेट ले लिया, मैंने ये असेट ले लिया। अब है तो मेरा ये खर्चा ही, है तो मेरा ये खर्चा ही, तो आप बोलोगे कि सर मैं इसको एक्सपेंस मान लूंगा, क्योंकि मशीन मैंने ली, है तो मेरा ये खर्चा ही, मैं इसको एक्सपेंस मान लूंगा। बट अकाउंटिंग में एक चीज फर्क होती है जी, आप समझो, अकाउंटिंग में एक चीज फर्क होती है कि आप अगर कोई भी चीज पे खर्चा करते हैं जो लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे, क्या करेंगे? लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे, तो उसको हम डायरेक्टली एक्सपेंस ना मान के मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो मेरा ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये मेरा एक मशीन के लिए है, जो मशीन मैं लंबे टाइम के लिए यूज करूंगा,
तो ये 1 लाख रुपए में से थोड़ा थोड़ा पैसा मैं हर साल एक्सपेंस में डालता रहूंगा। जैसे पहले साल मैंने इसमें से बोला कि 10,000 मैंने यूज कर लिया उस साल मशीन को यूज कर फिर अगले साल मैंने फिर 10,000 यूज कर लिया मशीन को यूज कर तो ओवर द ईयर्स आप उस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि ये मशीन आपने लंबे टाइम के लिए ली थी। तो अगर वो एक ही साल में सारा एक्सपेंस डाल देता है कि 1 लाख रुपए, बोलता है कि मेरा एक ही साल में खर्च हो गया, तो ये एरर किस टाइप का होता है जी? ये एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये मतलब प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसलिए बोलते हैं कि एक बेसिक फंडामेंटल लॉ ही आपने वॉयलेट कर दिया। आपको बोला था कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, बट आपने इसको एक नॉर्मल एक्सपेंस मान के पूरा का पूरा बुक कर लिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है जी? एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आंसर तो सी है, एरर ऑफ कमीशन समझा देता हूं। एरर ऑफ कमीशन होता है जैसे आपने कुछ गलती कर दी यार, आपने सैलरी दी सुधा को, बुक्स में डाल दिया रीता को, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दी तो सुधा को थी, डाल दी रीता को, कल को रीता मांगने आएगी, आप देखोगे यार आपकी तो सैलरी गई हुई है, तो इसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ी छोटी गलती है कि आपको रूल्स तो पता थे बट आपने गड़बड़ कर दी नाम में, जैसे रवि की डालनी थी तो रमेश की डाल दी, इसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। फिर एक एरर होता है जी एरर ऑफ ओमिशन, कि हम भूल ही गए राम की सैलरी देनी थी, हम भूल ही गए, हमने सैलरी दे दी, बुक्स में नहीं चढ़ाई या बुक्स में चढ़ा दी लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं की, ये होता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है जी, चलो ये आ गया जी हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया जी हमारा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये क्वेश्चन अच्छा है जी, ये बताओ, रजनी को हमने 2800 रुपए दिए लेकिन ज्योति को डेबिट कर दिए 2000। अब मैं जब एंट्री रेक्टिफाई करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट में क्या डालूंगा बताओ? बताओ जी क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन यू गिव योर आंसर प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो, ताकि मुझे पता रहे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नहीं आता है किसी को? बड़ा आसान है जी। देखिए आपने सबसे पहले तो रजनी को पैसे दिए, ज्योति को आपने ऐसे ही डेबिट कर दिया, ज्योति का तो कुछ करना ही नहीं था, तो आप ज्योति को क्रेडिट करेंगे। मैं ऐसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, ज्योति को मैं क्रेडिट करूंगा 2000 रुपए, ठीक है, क्योंकि ज्योति को तो कुछ करना ही नहीं था, मैंने डेबिट कर दिए 2000 रुपए। रजनी को मैंने कैश पे किया 2800, और रजनी को मैंने कोई एंट्री नहीं मारी, मैंने तो एंट्री ज्योति की मार दी थी, तो मैंने कैश पे किया, मतलब मेरा कैश कम हो गया, कैश मेरा रिड्यूस हो गया पहले से। तो जब असेट रिड्यूस होता है तो मैं डेबिट मारता हूं, तो मैं रजनी को डेबिट मारूंगा। डेबिट रजनी बाय 2800, ठीक है, ये तो सही एंट्री होगी। ये मैंने गलत मार दी थी 2000 की, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। अब लेकिन ये अमाउंट, ठीक है, अमाउंट में भी गड़बड़ है, डेबिट साइड पे 2800 है, क्रेडिट साइड पे 2000 है, तो मैं यहां पे सस्पेंस डाल दूंगा, क्योंकि क्रेडिट मस्ट बैलेंस दी, क्रेडिट एंट्री मस्ट बैलेंस दी डेबिट एंट्रीज, तो मैं सस्पेंस डाल दूंगा क्रेडिट साइड पे 800 रुपए, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहां पे आंसर होगा जी क्रेडिट ₹800 जाएगा जी सस्पेंस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए इसका। वेरी गुड अमित। शालू डी नहीं होगा बेटा, क्रेडिट होगा। एक यूजर हमारे लिख रहे हैं कि आप हमें आरबीआई ग्रेड बी के इंफॉर्मेशन में हेल्प कीजिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ईमेल डाल दीजिए चैट बॉक्स में कि हमारे किस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। और ये डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है? सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेलिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। तो गुड्स बनाने में क्या कॉस्ट हुई, उसको बेचने में कोई कॉस्ट लगी होगी भैया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगे होंगे,
सेल्स वाले बंदों की सैलरी होगी जी, सीईओ की सैलरी होगी, सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है। तो 3,40,000 की मैंने सेल की और ये मेरे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, 1,20,000, 80,000, 40,000। मुझे ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। जो ऑपरेटिंग रेशो का वो पता है सबको, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कि चीज बनाने में जितना पैसा लगा, यहां पे 1,20,000 प्लस सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो मेरे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए जी? 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख प्लस 40,000, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे हो गए 2,40,000। और मेरी टोटल सेल्स कितनी है? ऊपर दी हुई है जी 3,40,000। तो ये कट हो गया जी, ये 24/34 रह गया, 24/34, 12/17। यहां पे अगर मैं 20 लगाऊंगा, ठीक है, तो 0.1910, अराउंड 70% आंसर आएगा जी। 70% एक ही ऑप्शन है जी यहाँ पे। अगर 2 होती तो फिर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करता। अगर यहाँ पे 70.58 और 70.91 होता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करता। ऑप्शन डी है जी इसका आंसर। 42 का है जी ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है? 12/17 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। ये क्वेश्चन नहीं किया किसी ने? ये क्वेश्चन नहीं किया गया किसी ने? किसी ने आंसर नहीं दिया इसका? मुश्किल नहीं था जी, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, ये बेसिक हैं रेशियोज के, और ये अपना ट्रायल बैलेंस, बेसिक कॉस्टिंग निकालना, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। चलें आगे चलें जी, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं बस। What kind of account is rent paid account? रेंट पेड अकाउंट कौन सा अकाउंट है जी? ये तो बड़ा सिंपल है। असेट तो है नहीं। असेट क्या होता है? अगर हम लेके कोई चीज बनाए, कोई मशीनरी लें, कोई लैंड लें। लाइबिलिटी भी नहीं है। लाइबिलिटी होती है कि हमें किसी का पैसा देना है, हमने तो रेंट पे कर दिया ना, कोई लाइबिलिटी नहीं है, इनकम तो है ही नहीं। रेंट पेड अकाउंट क्या है जी? एक्सपेंस अकाउंट है। मैंने रेंट दे दिया, जो मेरा एक्सपेंस है, और ये मैं हर महीने जगह यूज कर रहा हूं, मैं रेंट दे रहा हूं, तो दिस इज एन एक्सपेंस अकाउंट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी गाइस, सो आई होप के क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे, और एग्जाम में इससे टफ ही आएंगे वैसे, बट आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं ये रिपीट कर देता हूं, ये हमारी स्पेशल कंपोनेंट्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बुक है। ई बुक वर्जन अवेलेबल है, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी, आईआर, लेबर लॉ, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिला के 1900 प्लस एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज हैं। तो आप ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर सकते हो, उससे क्लैरिटी आती है। मिक्स वालों में ना कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता, चैप्टर वाइज में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप खरीद सकते हैं। इसका आप ई बुक वर्जन ही अभी अवेलेबल है जी, ठीक है। तो आप उसको खरीद कर आपको ई बुक मिल जाएगी, जहां से आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम। थैंक यू सर। तो दोस्तों स्पेशल कंपोनेंट के लिए बुक है, लेकिन अगर आप सारे कंपोनेंट के ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब जीएस के भी, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश के भी, तो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो हमने कमेंट पिन भी कर रखा है, आप उस टेस्ट सीरीज को भी एनरोल कर सकते हो। स्पेशल डिस्काउंट है हमारी टेस्ट सीरीज पे 85% का। तो आपको लगभग 1000 रुपीज में हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और हर एक कंपोनेंट के साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे 10, आप उसको भी देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बाकी जीएस कंपोनेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसी टूल होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। क्वांटिटेटिव टूल होते हैं, क्वालिटेटिव टूल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है? ऑप्शन में आपको 4 जो है क्वांटिटेटिव टूल दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है। रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर मॉरल सुएशन, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है?
तो दोस्तों ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पक्का कि भाई रेपो रेट, यस दिस इज क्वांटिटेटिव टूल, कैश रिजर्व रेशियो, यस दिस इज आल्सो क्वांटिटेटिव रूल, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नंबर्स की मदद से आप जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये भी हमारा सही आंसर है, लेकिन मॉरल सुएशन जो है वो क्वालिटेटिव टूल है ना कि क्वांटिटेटिव टूल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। और अमित ने की बहुत बढ़िया, आप सारे आंसर करेक्ट दे रहे हो आज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन फंड। कि कौन सा ऐसा फाइनेंस कमीशन जिसने रिकमेंड किया कि भाई हमें गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन फंड बना लेना चाहिए ताकि स्टेट्स को हम कंपनसेट कर पाए। ऑप्शन क्या दिया आपको, 10th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये ऑप्शन तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जीएसटी का जो पूरा प्रोविजन वगैरह आए थे वो 10th फाइनेंस कमीशन से काफी बाद में आए थे, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक आंसर बनने वाला था। तो ये हमारे जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंड कर दिया था कि भाई हमें गुड्स एंड सर्विस जो है कंपनसेशन फंड बना देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये हमारा डेवलपमेंटल इश्यूज का जो एक टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था। एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब इनमें से कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं एसडीजी गोल्स के। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यूनिवर्सलिटी, इंटीग्रेशन, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच या फिर ऑल ऑफ द अबव आर द कोर प्रिंसिपल। देखो बेसिकली आप लोगों से पूछा गया कि भाई जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो उनमें कौन से प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एसडीजी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है, यूनिवर्सलिटी, यस दिस इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि भाई हमें हर जगह यही प्रिंसिपल जो है अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई इस पर्टिकुलर जगह के लिए अलग प्रिंसिपल है, कहीं और के लिए अलग प्रिंसिपल है, हर जगह यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इंटीग्रेशन करनी होनी चाहिए इन प्रिंसिपल की, तभी हम एक आउटकम देख पाएंगे। और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए कि भाई जो पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर गोल को मीट करने में, वो सभी एक अप्रोच फॉलो करें, सभी इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करें। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव, कि भाई सारे ही कोर प्रिंसिपल हैं। तो एबीसी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर बेसिकली। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई ये हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया। एंड कल्चर काफी बच्चों को परेशान करता है दोस्तों। देखो कल्चर और हिस्ट्री ये आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पर वाइड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा ना कि डेप्थ में, क्योंकि डेप्थ जो है वो किसी भी लिमिट में आप जा सकते हो, कोई लिमिट वहां पर है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सरफेस प्रिपरेशन करें तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में 10 में से 7 क्वेश्चन को टारगेट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो स्तूपा है कौन सा, जगयपेटा, अमरावती, नागार्जुनकोंडा एंड गोली आर लोकेटेड इन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं भी पता है और आप थोड़ी बहुत जो है आईक्यू अच्छी रखते हैं, तो नागार्जुनकोंडा जो कोंडा वर्ड है बेसिकली वो हम आंध्र प्रदेश की माउंटेन से जो है रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो इस तरह के लॉजिक लगा के भी कई बार आप विद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये जो सारी स्तूपा साइट है, खासकर अमरावती बहुत ही पॉपुलर जो है स्तूपा साइट है, नागार्जुनकोंडा एक बहुत ही जो है पॉपुलर स्तूपा साइट है, ये सारी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा 47 का ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपने आंसर सही लगाया। विनय बिल्कुल सही आंसर है, अमित बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये है अजंता केव पेंटिंग्स के रिगार्डिंग, एक बहुत ही पॉपुलर हमारी केव्स हैं जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अजंता केव पेंटिंग के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, पेंटिंग आर बेस्ड ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, ये जो रावण है वो माउंट कैलाशा को हिला रहा है, ये पेंटिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी जो है कल्चर पढ़ के आए तो आपको पता होगा कि भाई जो फेमस पेंटिंग है रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, ये एलोरा में है ना कि अजंता में। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, और आपसे स्टेटमेंट करेक्ट पूछे तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन फर्स्ट भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बेसिकली, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म वर्ड आ गया, तो जैनिज्म की यहाँ पे पेंटिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म की पेंटिंग है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नाइदर 1 नॉट 2, ना पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और ना ही सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 48 का आंसर आप लोगों ने शायद सही दिया होगा, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, देखो यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे आंसर का जो है पूरा रूपरेखा चेंज कर सकता है। कई बार हम जल्दी में नॉट की जगह क्या कर देते हैं, हम सही वाला जो है आंसर मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया भाई शिवाजी के अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का मतलब क्या है कि जब शिवाजी ने अपना पूरा मराठा एम्पायर बनाया तो उन्होंने 8 मेजर पोस्ट अपने दरबारियों की जो है डिसाइड करी। तो आपको बताने कि भाई इनमें से कौन सी पोस्ट नहीं थी उनके दरबारी की। पंडित राव तो हाईएस्ट प्रीस्ट था, तो ये तो हमारी पक्का एक पोस्ट थी। वकवा ए नवीस, ये अगेन एक नाम है जो काफी पॉपुलर नेम है उस टाइम के मिनिस्टर का, तो ये भी उनकी अष्टप्रधान का पार्ट था। मजुमदार भी उनकी अष्टप्रधान या की असत्या या फिर जो है मजुमदार, ये पोस्ट थी जो कि बेसिकली एक इंटरिम मिनिस्टर था। लेकिन सदर जो पोस्ट थी ये मुगल एम्पायर में देखने को मिलती है, अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी में नहीं थी। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, डी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल एम्परर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर।
देखो आपने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सुना होगा, आपने और भी बहुत सारे नाम सुनोगे, लेकिन यहाँ पे आपसे एक बहुत प्रॉपर नेम पूछा गया कि भाई शाह ए बेखबर मुगल एम्पायर में कौन से ऐसे राजा थे जिनको इस जो है उपाधि से बुलाया गया, क्योंकि वो काफी बेखबर रहते थे भाई, अपने हाल जो है हाल पे वो बैठे हुए थे कि भाई जो मेरा हाल है मैं उसको देख लेता हूँ, देश का हाल कोई और देखेगा। तो उनको बहुत बेखबरी थी अपने मुगल एम्पायर से उस टाइम के। जहांगीर शाह नहीं, फारूक शाह नहीं, मोहम्मद शाह नहीं, बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठे, वो कहीं ना कहीं शाह बेखबर के नाम से बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी अपने साम्राज्य को संभालने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ रिवोल्ट, कि भाई कहां पर जो है रिवोल्ट हो रहा था और किसने उसको रिकैप्चर करने में हेल्प करी ब्रिटिश एम्पायर की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, झांसी, कानपुर, दिल्ली और बनारस, ये आपको जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर दे दिए। और यहाँ पर आपको उन जो है ब्रिटिश जर्नल के या फिर जो उनके मिलिट्री लीडर थे उनके नाम दिए गए जिन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को रिकैप्चर किया फॉर ब्रिटिश एम्पायर। सर कॉलिन कैम्पबेल, ह्यूज रोज, कॉलन नील या फिर जॉन निकलसन। देखो यहाँ पे एक बात आप लोगों ने जो है पक्का पढ़ी होगी कि ह्यूज रोज जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मिलिट्री कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी में 1857 की रिवोल्ट के टाइम पर, उन्होंने बोला कि भाई जब मैंने रानी लक्ष्मी को लड़ते हुए देखा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार ये अकेला मर्द यहाँ पे जो है लड़ाई कर रही है, एक औरत नहीं एक मर्द वाली फीलिंग, फाइटिंग स्पिरिट इतनी तगड़ी थी उनकी कि उन्होंने उनको कहीं ना कहीं बहुत अचंभित किया। और ह्यूज रोज ने उनको काफी जो है तारीफ करी उनकी। तो ही वॉज द पर्सन जहाँ पे झांसी में जिन्होंने रिकैप्चरिंग ऑफ दी झांसी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो झांसी को जब हम मैच करेंगे ए को 2 से, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर A2 है, तो हमारा राइट आंसर ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको याद भी करना है तो याद रखिएगा भाई कॉलिन जो कैम्पबेल थे, अगर हम बात करें कानपुर की और लखनऊ की, तो यहाँ पर इन्होंने जो है कैप्चरिंग में मदद करी, तो बी हमारा 2 बने, बी का 1 बनेगा। दिल्ली में जो है जॉन निकोलसन थे और बनारस में कॉलन नी थे, तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, विच ऑफ द अबव आर द वेज टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। भाई भारत की नागरिकता आपने अपनानी है तो इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप भारत की नागरिकता अपना सकते हैं, कि भाई आप यहाँ पे पैदा हुए हो या फिर आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई हो, क्या बाय नेचुरलाइजेशन या फिर डिसेंट। तो यहाँ पे दोस्तों 5 तरीके हैं जिनके थ्रू आप भारत की नागरिकता अपना सकते हो। 4 तो यही हैं और 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे हमने सिक्किम को एक्वायर किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी, ऑल ऑफ दी वेज आर देयर टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये क्वेश्चन इजी था पॉलिटी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी का, कि विद रेफरेंस टू द अगस्त ऑफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, कि भाई जो अगस्त ऑफर 1940 में लॉर्ड लेनिंगडो के द्वारा जो लाया गया उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी वॉर काउंसिल, ये तो स्टेटमेंट सही है एकदम। ये तो उन्होंने जो है बोला था कि भाई हम एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे जहां पे मेजरली हम इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। द अगस्त ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस बट एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग, नहीं। तो अगस्त ऑफर जो कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहा था और कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात कर रहा था, हमें वार एडवाइजरी काउंसिल बनाने की देने की बात कर रहा था, इसमें जो दोनों ही पार्टीज थी उस टाइम पर मेजर, मुस्लिम लीग और हमारी कांग्रेस, दोनों को ही आपत्ति थी, दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो इनकरेक्ट कौन सी है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई विद रेफरेंस टू द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम राष्ट्रपति को इंपीच करें तो उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया आप लोगों से, द इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति के अगेंस्ट हमें इंपीचमेंट मोशन लेकर आना है तो हम लोकसभा में भी उसको लेकर आ सकते हैं, राज्यसभा में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द रिमूवल रेजोल्यूशन इन बोथ हाउस नीड टू बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, बिल्कुल सही है दोस्तों। इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजॉरिटी, कि भाई आपको दोनों हाउस की जो मेंबरशिप है 543 इन केस ऑफ लोकसभा एंड 243 इन केस ऑफ राज्यसभा, आपको उसकी टोटल मेंबरशिप, तो टोटल मेंबरशिप का जो 2/3 है उतनी आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर जो है इजी लग रहा होगा, बिल्कुल सही बोला अमित आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आप बिल्कुल सही जानते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हमेशा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तमिल में आपको बताऊंगा गुड स्कोर। टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जो हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके टुवर्ड्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इन केस ऑफ सेंटर लोकसभा एंड इन केस ऑफ स्टेट इट शुड बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट काउंसिल। और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी इनकरेक्ट हो गई।
ठीक है। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द स्टेट मिनिस्टर आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो 55 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी, देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछली बार 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिला और हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी। देखो 1957 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करने के लिए हमने कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता कमेटी, और उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। तो उन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा दैट शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, ताकि वो काम को जो है देख पाए, उसको जो है करवा पाए। तो ये आंसर ऑप्शन ए रहेगा 56 का। केप्ट आउट ऑफ जिला परिषद नहीं भाई, बिल्कुल कैसे उसको जिला परिषद से निकाल देंगे? नॉन वोटिंग मेंबर नहीं, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने। मेंबर ऑफ जिला परिषद विद राइट टू वोट, ये भी नहीं बोला उन्होंने। तो इनका ऑप्शन था ए करेक्ट, ठीक है। अब साइंस के 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइंस भी लो हैंगिंग फ्रूट है, एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं, तो आपको इस कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एंड आइडेंटिफाई द वन विच आर करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको नेम दिए गए हैं, कॉमन नेम, यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई कौन सा नेम किस केमिकल फॉर्मूला से करेक्टली मैच करता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर COCl2 हम सब जानते हैं, तो ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर मैच कर रहा है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये भी सही मैच कर रहा है। वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट 10H2 होता है, तो ये भी हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। तो तीनों ही पेयर करेक्टली मैच है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 2, 3। तो साइंस में आप लोगों की पकड़ काफी मजबूत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था, उसने किस चीज की डिस्कवरी करी? दोस्तों उसने डिस्कवरी करी थी बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियस की, कि भाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर है जहां पे 99% ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है सर्वाइव करता है। तो ये आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आप लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और है बच्चे, देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसके दौरान कौन सा एसिड बनता है पेट में, स्टमक में? तो वो जो एसिड बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है? तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से आउटा AORTA जो वेसल है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, तो वो हमारी लार्जेस्ट ब्लड वेसल है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एओर्टा। बाकी हमारी वेसल जरूर है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो दिस वाज द पेपर ऑफ 60 क्वेश्चन, जहां पर हम आप लोगों को एग्जाम की प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प कर रहे थे और आपका स्टेटस जानने में आपकी हेल्प कर रहे थे। इस टेस्ट में बच्चों ने काफी जो है नंबर में पार्टिसिपेट किया, लगभग 1000 बच्चे के आसपास जो है बच्चे मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुके थे और बहुत अच्छा स्कोर भी हमें बच्चों का देखने को मिला। एक टॉपर जो है शायद संघर्ष नाम है उनका, उनके 143 मार्क्स हैं इस टेस्ट में, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों। उनका प्रिपरेशन लेवल काफी अच्छा है। अगर आप लोगों ने इस मॉक टेस्ट को दिया है और आप जो जानना चाहते हैं कि इस मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ जाने चाहिए थे, तो यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में गुड स्कोर आउट ऑफ 150, क्योंकि हाफ जो है वेटेज का टेस्ट था, 300 नंबर का हमारा एक्चुअल पेपर आता है, यहाँ पे 150 जो है मार्क्स का पेपर था। तो 150 में अगर किसी बच्चे के 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं इस मॉक में, दोस्तों इट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो आप राइट ट्रैक पर हैं। अगर आपके मार्क्स 70 से 85 बन रहे हैं, थोड़ा बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। अगर आपके 70 से कम मार्क्स बन रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत जो है और अपनी जो है प्रिपरेशन की एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से 70 मार्क्स की परफॉर्मेंस से आप थोड़ा सा लैग करने अपनी प्रिपरेशन में। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे के 150 में से 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, देन ही इज ऑन राइट ट्रैक। काफी अच्छी प्रिपरेशन वो कर रहा है और ऐसी ही प्रिपरेशन करनी है। अब दोस्तों अगर किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जो है डाउनलोड करना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी, आप वहां पे इसको देख सकते हो और खुद भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था एनालिसिस का। आई होप आपको मजा आया होगा। और दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम की तैयारी में पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप सिमिलर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ऐसे और भी क्वेश्चन चाहते हैं, लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यू आप चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, जहां पर हम आपको स्पेशल डिस्काउंट के थ्रू सिर्फ 1000 रुपीज में अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।